हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वेलकम। आज का टॉपिक है भूकंप। भूकंप से जुड़े हुए तमाम पहलू, तमाम प्रश्न और सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे और लास्ट में अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, जिसमें चाहे वो पी, एस और एल तरंगे हों, भूकंप क्यों आता है, क्या कारण है, अब तक आए हुए सबसे खतरनाक भूकंप और उसके मापने के अलग अलग पैमाने और वो सब घटनाएं जो है वो हम देखेंगे। और ये है सिस्मोग्राफ, जिससे कि भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापा जाता है। आप थोड़ा यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से इसको मापा जाता है। तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली रीट के लिए और अन्य जियोग्राफी का कहीं भी आपको टॉपिक दिखाई दे भूकंप, या जहाँ जीके दिखाई दे, और जीके में निश्चित रूप से जियोग्राफी, और जियोग्राफी में जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भूकंप। तो इसका जो उद्गम केंद्र होता है उसे कहते हैं एपिसेंटर अंग्रेजी में। यानी जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पृथ्वी है, और भूकंप अगर उसके केंद्र में आया है, बीच में आ सकता है, यहाँ आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, तो जहाँ उसका आया है भूकंप वो उसका कहलाता है उद्गम केंद्र, एपिसेंटर। और इसके ठीक ऊपर वाला जो स्थान होता है जो कि ज़मीन पर होता है उसे कहते हैं, जो भूमि पर होगा उसे कहेंगे अधिकेंद्र। तो सबसे ज़्यादा नुकसान अधिकेंद्र पर ही होगा, क्योंकि जान माल है, मानव है, जीव जंतु वो यहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए अगर किसी रिहायशी इलाके में आता है, यानी इसके ठीक ऊपर रिहायशी इलाका है, तो ज़्यादा नुकसान होगा, और यहाँ अगर सुनसान है तो कम नुकसान होगा। समुद्र में जब भूकंप आता है तो उसे कहते हैं सुनामी। यानी समुद्र के अंदर जो चट्टानों के अंदर कोई हलचल हुई तो निश्चित रूप से समुद्र की जो लहरें हैं, जो सामान्य से और ज़्यादा तेज़ी से ऊंची उठेगी, गिरेगी, ऊंची उठेगी, गिरेगी, तो जहां आसपास तटीय इलाके वाले क्षेत्र है वहां बहुत बड़ा नुकसान होगा। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, आधा तय सुनामी, तय सुनामी इसमें कहते हैं। ये आप लहरों को देख सकते हैं, अभी हम देखेंगे पी और एस। तो सुनामी की हम बात करें तो 2004 में इंडोनेशिया वाले सुमात्रा में सुनामी आई थी, जिसका घातक प्रभाव अपने उड़ीसा और जो तटीय इलाके हैं उन पर पड़ा था। और जापान में भी कई बार जो है भूकंप आ जाते हैं, और इसलिए वहाँ के जो मकान वगैरह है वो उसी तकनीक से बनाते हैं। आजकल इंडिया में भी और सभी देशों में जो ब्रिज होते हैं उनको भी भूकंप अवरोधी तकनीक से, यहाँ तक कि मकानों को भी उस तरीके से बनाया जाता है। इसके लिए उनमें थोड़ा गैप रखा जाता है, थोड़ा फासला रखा जाता है, ताकि उनमें हलचल हो तो वो टूटे नहीं। अब आता है जो भूकंप है, ये आपके समझ में आ गया कि ज़मीन में आता है। क्यों आता है वो हम कारण में देखेंगे। तो इसमें जब कोई भी हलचल होगी तो तरंगे निकलेगी। सीधी सी बात है, आप एक बड़ी चट्टान भी अगर ज़मीन पे गिराएंगे तो कंपन होगा, वो जो कंपन है वही तरंगे हैं। तो तरंगों के 3 प्रकार होते हैं, पी, एस और एल। पी का मतलब प्राइमरी, पी यानी प्राइमरी, एस यानी सेकेंडरी, प्राथमिक, द्वितीयक, और ये तृतीयक या एल तरंगे। इनको एल तरंगे क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी खोज HD लव ने की थी, इसलिए इनको लव तरंगे या एल तरंगे या तृतीयक तरंगे कहते हैं। अब जो सबसे पहले है प्राइमरी है, वो ही नंबर 1 पे है, सबसे तेज़ तरंगे होती है ये। ठोस में तो ये चलती है, ठोस का मतलब चट्टानें, ज़मीन, उसके साथ साथ तरल में भी, जैसे समुद्र है, पानी है, तो पानी में भी ये तरंगे गुजर सकती है, चल सकती है। तो इसलिए ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ 2 नाम होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं इस तरह से, और ये है अनुप्रस्थ लहरदार। तो ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ 2-3 यहाँ प्रश्न बनते हैं कि सबसे तेज़ कौन सी, तरल और ठोस में से जा सकती है वो कौन सी, अनुदैर्घ्य कौन सी, तो पी प्राथमिक तरंगे। इसी के साथ यहाँ यानी जो ऊर्जा निकलती है, जो तरंगे जो तैयार होती है, आपने कई बार सुना होगा, पटरी होती है रेल की, कुछ लोग उस पर बेवकूफ़ी की हरकत करते हैं, कान लगाते हैं कि ट्रेन का पता लग जाता है। हालांकि करना नहीं चाहिए, मगर सच्चाई है, क्योंकि कंपन होता है ना पटरी में, तो कंपन कि वो किस तरह से हो रहा है, वो गति तो यानी वो तरंग ही तो जा रही है। तो इसी तरह से यहाँ मान लीजिए 2 बड़ी बड़ी चट्टानें टकराएगी, या उनमें कोई मूवमेंट होगा, हलचल होगा, तो वो जो तरंगें निकलेगी तो वो पृथ्वी तक भी पहुँचेगी। कुछ यहाँ बीच में, चाहे वो माध्यम है उसमें से होते हुए, या अगर समुद्र के अंदर आई है तो भी वो प्राथमिक तरंगें जल तरंगों के माध्यम से आगे आएगी। ये कुछ धीरे होती है सेकेंडरी, ये ऊपर नीचे कंपन युक्त होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एस तरंगे। और प्रकाश तरंगों की भांति ये कार्य करती है,
केवल ठोस माध्यम से ही ये गुजर सकती है। इनको अनुप्रस्थ कहते हैं। और ये जो तरंगे हैं ये ध्वनि तरंगों की तरह कार्य करती है। एल तरंगे नाम के मुताबिक लव तरंगे जो कि सबसे घातक होती है। ये पृथ्वी की परिधि का अनुसरण करती है। जैसे पृथ्वी की परिधि है ना, इस तरह से ये ऐसे चलेगी ये। और भूपृष्ठीय, इसलिए इनको भूपृष्ठीय तरंगे कहते हैं। ये ऊपर की ओर ज़्यादा नुकसान करती है। ये धीमी गति से चलती है और लेट पहुंचती है। जहाँ केंद्र है वहाँ से ऊपर आते आते इनको लेट पहुंचती है, मगर जो है ये सबसे घातक होती है। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँची पृथ्वी पर ये तरंगे ही पहुँचाती है, नाम के मुताबिक घातक है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंप की तरंगों का मापन करने वाला यंत्र होता है, जिसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, जो अभी हमने तस्वीर देखी थी। सिस्मोलॉजी ये भूगर्भ शास्त्र की शाखा है जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंप क्लियर यहाँ तक आपके? तो ये तरंगे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और एल तरंगे सबसे ज़्यादा घातक मगर धीमी। और इसी तरह से जो है पी, एस और एल 3 प्रकार की तरंगें होती है। भूकंप के कारण, अब हम भूकंप के कारण को पढ़ेंगे। कारण में एक तो ज्वालामुखी की हलचल होती है। ज्वालामुखी आपको पता ही है, ज़मीन का जो केंद्र है, कोर है, वहाँ से लावा आता है ऊपर की ओर, तो निश्चित रूप से गति होगी, मूवमेंट होगी। भूपटल भ्रंश, वलन पड़े और गति के कारण ज़मीन में जो प्लेटें हैं वो अगर आपस में मान लीजिए टकराएगी तो वो थोड़ा उनमें उभार आ जाएगा, चट्टान टूट जाएगी, तो जो हरकत होगी उससे भी मूवमेंट होगा। जलीय भार, ये मानवीय कारण में है। मान लीजिए कि इंसानों के द्वारा बांध बनाया जाता है, कोई बड़ा ब्रिज बनाया जाता है, तो बांध से जल जो है, जल बहुत मात्रा में पानी होता है उसका, तो उसका भार होता है, तो उससे भी ज़मीन में मान लीजिए नीचे ज़मीन हल्की है या मान लीजिए उसमें कुछ स्पेस है, तो ऐसा घटना हुई थी। कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में, तो भूकंप का वो कारण बना था, पर यह कम ही बनता है। संकुचन, जैसे मान लीजिए चट्टानें हैं तो वो सिकुड़ती है या मान लीजिए फैलती है, तो ज़्यादा बोझ से टूट भी सकती है, तो वो भी। और प्लेटों के सरकने से, गैसों के फैलाव से ज़मीन के अंदर गैसें फैलती है, तो ये कई कारण है, भूगर्भीय कारण है। और मानवीय कारण भी है, जैसे दोहन, संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी खानें हो गई है ज़मीन से, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, पेट्रोल, गैस, बहुत सारे निकाल के हम काम में ले रहे हैं, तो वो स्पेस तो बना ही है। तो वो जो स्पेस बन रहा है तो उसको, उस पर लोड पड़ेगा आसपास के क्षेत्र से, और निश्चित रूप से जो है इसका कोई ना कोई भूगर्भीय हलचल का कारण बन सकता है, बांध हो सकते हैं। तो ये मानवीय कारण भी हो गए, ये भी ध्यान में रखने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कोई एक ऐसा कारण दिया जा सकता है जो नहीं हो, तो इस तरह से आप ध्यान में रखें। नोट, भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, ध्यान में रखें। ये नहीं कि हम पहले बता दें कि 1 महीने बाद भूकंप आएगा। हालांकि अब थोड़ा ऐसे रिसर्च आ रहे हैं कि समुद्र की हलचलों को नोट किया जाता है और हर 15 मिनट बाद उनको अलर्ट यानी उनके द्वारा जारी किया जाता है रिजल्ट। तो इससे लगभग 2-3 घंटे पहले भूकंप अगर समुद्र में कुछ हलचल है तो बताया जा सकता है, पर यह भी एकदम पूरा सटीक नहीं है। और भूकंप के बाद यानी भूकंप से थोड़ा पहले वायुमंडल में रेडोन गैसों में वृद्धि हो जाती है। रेडोन में तीव्रता, अब भूकंप कितना तेज आया, धीमा था, आता ना कई बार कि चलो हल्का ही था, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कई बार कहते बहुत घातक हुआ, तो ये रिक्टर स्केल में मापा जाता है। खोज की फ्रांसिस रिक्टर ने। रिक्टर मतलब पैमाना है, जैसे मान लीजिए वस्तु को मापते हैं तो कहते हैं 1 किलो, 2 किलो, मीटर, 2 मीटर, तो इस तरह से ये उसका पैमाना है कि इतने रिक्टर स्केल भूकंप आया। 1935 में खोज हुई। 1 रिक्टर का मतलब हो गया कि 170 ग्राम TNT जो है विस्फोटक है, उसको अगर विस्फोट किया जाए तो उतना जो है ये माना जाएगा। प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है, भी पूछा जा सकता है कि भूकंप से किस प्रकार की इलास्टिक प्रत्यास्थ ऊर्जा जो है वो निकलती है। अब इसमें 2-3 स्केल चलते हैं। एक तो रोसी फेरल स्केल जो 1 से 11, मर्केली स्केल 1 से 12, रिक्टर स्केल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ये है और इसी का प्रश्न पूछा जाता है। कई बार ऑप्शन में दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा पैमाना नहीं है, तो ये 3 तो है ही, चौथा जो आपको मिले वो नहीं है। तो रिक्टर स्केल जो है ये 1 से 9 तक ही है और प्रत्येक जो है वो 10 गुना, जैसे मान लीजिए 1 रिक्टर आया, फिर कहानी 2 रिक्टर था तो ये इससे 10 गुना ज़्यादा है। तीसरा रिक्टर दूसरे से 10 गुना ज़्यादा, रिक्टर 4 पे आया तो 3 से 10 गुना ज़्यादा, तो इस तरह से ये चलता है। तो ये आप ध्यान में रखें, रिक्टर स्केल, और इसकी अधिकतम तीव्रता है 9।
और इसमें 5 से अधिक है वो घातक ही माना जाता है, उससे नुकसान होने का खतरा रहता है। सामान्यतः भूकंप आए तो क्या करना चाहिए? हमें खुले स्थान में चला जाना चाहिए, और खुले स्थान अगर आप नहीं जा सकते तो बिल्डिंग के किसी कोने में छुप जाना चाहिए और सिर वगैरह को तकिए आदि से ढक लेना चाहिए। मगर ये एक बहुत ही शॉर्ट उपाय है, जहाँ तक संभव हो खुले में जाना चाहिए। और नींद आई हुई है पता ही नहीं चले तो फिर जो प्रकृति चाहेगी वो होगा। भूकंप क्षेत्र 68% क्षेत्र जो है प्रशांत क्षेत्र में है। प्रशांत महासागर वाला जो क्षेत्र है मुख्यतः जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस ये क्षेत्र, उसके अलावा अमेरिका, रूस के पास अलास्का, दक्षिणी अमेरिका में चिली आदि जो क्षेत्र है वो ज़्यादा घातक है विश्व में। और भारत में हिमालय वाला क्षेत्र, क्योंकि हमने पढ़ा वलित चट्टानों के वलित, और हिमालय एक वलित पर्वत है, नवीन पर्वत है। पूर्वोत्तर भारत, कच्छ, गुजरात वाला, अंडमान निकोबार आदि क्षेत्र जो है वो, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब तक के सबसे घातक भूकंप की हम बात करें, 1737 में कलकत्ता में आया, 1967 में कोयना वाला क्षेत्र जो बांध वाला मैंने बात की थी वो महाराष्ट्र, 1993 में लातूर महाराष्ट्र, 26 जनवरी 2001 ये इस शताब्दी में 21वीं सदी का पहला ही सबसे और घातक अब तक का जो है वो था, भुज में आया था। बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ था गुजरात में। सामान्यतः ये देखने को मिला है कि भूकंप जो है वो सुबह 3-4 बजे के बाद लगभग आता है। अक्सर ऐसा देखने को मिला है प्रातःकाल 4 बजे या 5 बजे के आसपास। तो जो लोग जल्दी उठ जाते हैं तो उनके थोड़ा बचने के चांस रहते हैं, मगर केवल भूकंप से सोच के ऐसा होता नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि त्रासदी बार बार आए। और कुछ ये भी मानते हैं कि जो पक्षी है उनको इसकी जानकारी मिल जाती है, उनमें कोई सेंसर होता होगा, तो कुछ ऐसे भी बातें आती है। सुनामी जापानी शब्द है, समुद्र के अंदर जब भूकंप आए तो सुनामी कहते हैं। सबसे घातक सुनामी इस सदी में आई 2004 में, 26 दिसंबर 2004 सुमात्रा में, जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है, सबसे घातक रही। और भारत में भी उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, उस तट में उड़ीसा में काफ़ी इसका नुकसान जो है वो देखने को मिला। 2011 में एक आया था भूकंप, वो भी काफ़ी खतरनाक रहा जापान में। तो ये भूकंप भी रहा और सुनामी भी बन गई इसकी, क्योंकि ज़मीन और समुद्र के आसपास क्षेत्र में होने की वजह से। तो ये वहाँ एक परमाणु संयंत्र है फुकुशिमा, उसमें रेडिएशन निकल गया था, तो उससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ, उसका भी ज़्यादा खतरा रहा, फिर इस संयंत्र को बंद करना पड़ा। उसके बाद में परमाणु बिजली पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया कि इन रिएक्टरों को बंद कर दिया जाए। जर्मनी ने घोषणा कर दी थी कि 2022 तक वो सारे परमाणु रिएक्टर बंद कर देगा, और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब आपका थोड़ा मूल्यांकन कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। निम्न में से भूकंप की सबसे घातक तरंगे कौन सी होती है? सबसे घातक तरंगे का पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सी है दोस्तों, उत्तर दीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट तेजी से। तो मित्रों उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एल लग गई। फिल्म में बोलते हैं ना कि एल लग गई, तो अनिल कपूर का था एल मतलब कि एल बोलते लटक गई, तो यहाँ ऐसा नहीं है। एल का मतलब लव, HD लव या तृतीयक तरंगे हैं, तो नाम के मुताबिक ही जो है सबसे घातक तरंगे मानी जाती है, धीमी होती है। ये प्राथमिक है, ये सेकेंडरी है, ये है। भूकंप मापने का संयंत्र कहलाता है, कमेंट। तो इसमें कई बार विद्यार्थी क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, और जल्दबाजी में रिक्टर कर आते हैं, जबकि ये ऑप्शन कई बार लास्ट में देखने को मिलता है, वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। ध्यान रखें, चारों ऑप्शन पढ़े, भले ही उत्तर अच्छे से आ रहा हो, चारों ऑप्शन पढ़े और थोड़ा सा विचार करके उत्तर दें। सिस्मोग्राफ, जब संयंत्र की बात आती है तो ग्राफ में मापा जाता है ना, और पैमाने का पूछा जाए तो रिक्टर। तरल और ठोस दोनों से गुजरने वाली तरंगे हैं, क्या कहलाती है? तरल से भी और ठोस से भी गुजर सकती है, दोनों से, तो कैसी तरंगे? उत्तर दीजिए। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा पी, प्राइमरी तरंगे हैं वो दोनों से गुजरती है। निम्न में से असुमेलित को अलग करो, कौन सा गलत लग रहा है आपको? भुज गुजरात वाला भूकंप 26 जनवरी 2001 सही। इंडोनेशिया द्वीप में सुनामी याद आया, सुमात्रा में 2004 26 दिसंबर। फुकुशिमा परमाणु रिसाव जापान में सुनामी 2011 लिखा हुआ यहाँ पे सही, तो इसका मतलब चारों सही है। निम्न में से कौन कौन से सत्य कथन है? 3 कथन आपको दिए गए हैं, आप इनको पढ़िए और सही का उत्तर इनमें से छांटिए। पढ़ लिया, छांट लिया, ओके।
भूकंप का कारण प्लेटों में वलन है, इसलिए वलित पर्वतों वाले क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। कथन सत्य है, हिमालय में भी है। महासागर क्षेत्र में अटलांटिक पेटी सबसे भूकंप पढ़ा हमने भी नहीं पढ़ा ना, हमने किसका पढ़ा था अटलांटिक की जगह, कौन सी पेटी, कौन सा महासागर, प्रशांत। तो ये कथन गलत हो गया, पहला सही हो गया। तीसरा, रिक्टर स्केल का पैमाना 9 तक होता है और प्रत्येक अंक पिछले से 10 गुना ज़्यादा, तो तीसरा भी सही। तो 1 और 3 यानी ए हो जाएगा। ये आपके लिए कमेंट के लिए क्वेश्चन है, कमेंट करना है ज़रूर। वीडियो को देखें, अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं बढ़िया लगा तो डिसलाइक करें, आपका हक है, लोकतंत्र है भाई। और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो ये आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों, ये भूकंप से जुड़े हुए तमाम प्रश्न थे और मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर भूकंप का पूछा जाए और इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए, मतलब ही नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक्स।